नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतनकत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास को हम शुरू करें बिना किसी देरी के साथ। माफ़ कीजिएगा, कल भी शायद तंत्रिका तंत्र टॉपिक डल गया था और आज का भी तंत्रिका तंत्र टॉपिक हो गया था। लेकिन आपका जो एक्चुअल टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो कल क्या थी। भाई, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना शुरू किया था और इसी को हम पूरा कर लेते हैं पहले, है ना। ये उत्सर्जन पूरा किया क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसी के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका मैं चेंज करवा दूंगा, वो बाय चांस गलती से हो गया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब, जल्दी से बता दीजिए एक बार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, है ना, तो मैंने आपसे एक बात कही है वो ध्यान रखिए, गलती से ये टॉपिक हो गया था आपका शेड्यूल। चलिए, आइए। है ना, तो हम लोग यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे और इस ग्लैंड में मैंने आपको पीनियल ग्लैंड पढ़ाई थी शायद कल एक, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड चल रही थी और पीनियल ग्लैंड पढ़ा दी थी। पीनियल ग्लैंड के बाद मैंने कहा था इसको आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आज से शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं। जो ग्लैंड आज हमें पढ़नी है उसका पहला नाम है भैया पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ पर लोकेशन होती है इसकी? हमारा जो कपाल होता है या जो हमारी स्कल होती है, उस कपाल के अंदर ये कहाँ पाई जाती है? कपाल के अंदर कहीं तो होती है। तो स्फेनोइड हड्डी होती है, कौन सी होती है? स्फेनोइड, आपको पता होगा। तो स्फेनोइड जो अस्थि अस्थि होती है, जो बोन होती है, उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो याद रखिएगा, स्फेनोइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसके अंदर ये पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको हम नॉर्मली? तो नॉर्मली इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका दूसरी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। और 0.6 ग्राम की होती है। बहुत स्मॉल ग्लैंड है, छोटी ग्रंथि है। ठीक है, ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। 0.6 ग्राम की होती है। कैसी दिखती है? तो मटर के दाने के जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? मटर के दाने के समान दिखाई देती है। ठीक है, ये अपने अंदर से बहुत सारे हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो ये अपने अंदर से क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है।
तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन निकालती है। भाई हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पहला हार्मोन कौन सा होगा? तो पीयूष ग्रंथि से पहला निकलने वाला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, दो चीजें निकल कर आती है। ठीक है, ये हमारी वृद्धि करता है ना, शरीर का विकास करता है, ग्रोथ करता है। अगर इस ये जो इस हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? एसटीएच कह देते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कह देते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, मानव की लंबाई बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो क्या होगा, और अगर ये कम मात्रा में रिलीज हो जाए तब क्या होगा? तो ये जब ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तब क्या होता है, कम मात्रा में रिलीज जो हो जाता है तब क्या होता है? ठीक है भाई, अगर हम यहां पर एक चीज को देखते हैं तो देखो, कम अगर जिसमें रिलीज होगा उसकी लंबाई कम बढ़ेगी, तो वो बोनापन ड्वार्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्वार्फिज्म कहलाता है ना, ये चीज ध्यान रखना, या ड्वार्फेनेस कहलाता है। तो बोनापन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उसकी हाइट नहीं बढ़ती उस आदमी की, बोनापन। है ना, या तो आप इसे डार्फिज्म बोल दीजिए, है ना, या फिर ड्वार्फेनेस बोल दीजिए। ठीक है, फेनेस लिख लीजिए, ड्वार्फेनेस। आदमी की हाइट नहीं बढ़ती इसमें। और ज्यादा हो जाए तो जो रोग होता है उसे कहते हैं भीम कायता। पहला रोग कौन सा? शरीर जो होता है वो भीम की तरह बहुत, हड्डियां बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं गिंगेटिज्म, है ना, विशाल काय। ठीक है, भीम कायता। और दूसरा याद रखिएगा एक्रोमिगली, सेम चीज होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। खली देखा है? ठीक है, एक्रोमिगली, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्रोमिगली भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, मैं आर्मी में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ, वहाँ से आपकी क्लास देख रहा हूँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, देश की सुरक्षा कर रहे हैं आप। चलिए, देखो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, जब जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनमें इस हार्मोन की कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अकेला यही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, अकेला यही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बोल देता हूँ। चलिए, अगला हार्मोन आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, है ना, नहीं तो माइंड में आए कि सर इसकी कोई दवाई बता दीजिए, ये बता, कुछ नहीं है। है ना, थायराइड। हाँ, वो बढ़नी होगी तो ऑटोमेटिक नेचुरली रिलीज होगा, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़नी होगी तो जय माता दी। हाँ, बहुत सारे होते हैं सर, इसका वो बता दीजिए, कुछ होता ही नहीं है। हिंदी में कहते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन, लेकिन इंग्लिश पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पूछते हैं इनके इंग्लिश नाम है, तो हिंदी लिख के करोगे क्या? ये थायराइड ग्रंथि को, हार्मोन स्त्रावण या सेक्रेशन,
के लिए प्रेरित करता है। मतलब थायराइड ग्रंथि को कब हार्मोन निकालना है ना, उसके लिए भी एक हार्मोन निकलता है। मतलब मैंने आपसे पानी लाने का कहा, आपने अपने छोटे भाई से कह दिया जा पानी गिलास भर के ला। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को कब हार्मोन निकालना है उसके लिए क्या करता है ना, दोस्त याद रखिएगा, है ना, इसको प्रेरित करने का काम करता है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पर आता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ACTH बोलते हैं इसको। ये एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, ठीक है, याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, उस ग्रंथि को क्या करता है, ठीक है, प्रेरित करता है कि भैया आप अपना काम करिए। तो अधिवृक्क ग्रंथि से काम करवाने के लिए भी ये जाना जाता है, ठीक है। प्रिंट निकलवान निकलविंग ना, क्या लिख रहे हो यार? प्रिंट निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हार्मोन आता है ACTH के बाद, इनके नाम ही पूछते हैं, ACTH हार्मोन को क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन निकाल करके बाहर आता है, इस तरह से पूछते हैं। चलिए, फिर आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा आता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, नंबर 4। ठीक है, चलिए, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किस पे कंट्रोल करता है? तो याद रखिएगा, ये कंट्रोल करता है जनन अंग के कार्य पर नियंत्रण रखता है। मेडिसिन लेने से, देखो बेटा, नेचुरल चीजें हैं, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चीजें हैं। मेडिसिन लेने से हाइट बढ़ती है नहीं बढ़ती, मैं इस बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैंने इन चीज़ों के ऊपर कभी रिसर्च की नहीं है, मैंने कभी इनके ऊपर पढ़ा नहीं है। तो जिनके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं की है, जिनके ऊपर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उनकी जानकारी आपको नहीं दे सकता। ठीक है, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एक हार्मोन आता है पहला, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा आता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को पढ़ लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। देखो क्या होता है, हम शिक्षक हैं, हम कैसे आपको कोई चीज, आपको कुदरत ने वैसा बनाया है, प्रकृति ने वैसा बनाया है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। हम लंबाई बढ़ा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, देखो इच्छाएं सबकी हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को परिवर्तित करिए। बिल्कुल, ये जो मेल होता है, जो नर होता है, तो नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में, तथा मादा में, फीमेल में
एस्ट्रोजन। दो हार्मोन होते हैं, नर हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मादा मादा को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन। ये हालांकि वृषण और ओवरी से निकलते हैं, तो इन हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ये सर मतलब ये कि अगर नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन आते हैं तो शुक्राणु बनने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, है ना, मेल में टेस्टो दाढ़ी मूछ आने लगेगी, आप के अंदर हार्मोनल चेंज होंगे 12-13 वर्ष की उम्र के बाद में, तो आप अपने अपोजिट जेंडर की ओर क्या होते लगते हैं, है ना। जनन अंग कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ सॉरी, है ना, जनन अंग के कार्य पर नियंत्रण रखता है, इट्स कंट्रोल, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आरुषि जी मैडम लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, इट्स कंट्रोल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट्स कंट्रोल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्य लिखा होगा ना मैंने, हाँ, जननांग के कार्य पर, सॉरी माफ कीजिएगा, एक लाइन छूट गई थी मेरी लिखनी। इट्स कंट्रोल, इट्स कंट्रोल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यह जनन अंग के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH बोलते हैं। ठीक है, तो एक हार्मोन इससे और कौन सा निकलता है, FSH। FSH को बोलते हैं फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु बनाने को प्रेरित करना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, अगर मेल है तो स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु जन्म, और फीमेल है तो ओगजेनेसिस, क्या हो जाएगा, ओगजेनेसिस, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन या अंड जनन भी कहते हैं। ठीक है, या फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। अंड जनन, ये अंड जनन करवा नहीं रहा है, सिर्फ प्रेरित करता है। क्या भैया शुरू करो ये बनाना। तो हमारी मेल के अंदर जो वृषण होते हैं वो शुक्राणु कब बनाएंगे, और फीमेल के अंदर जो अंडाणु है वो कब बनेंगे। तो शुक्राणु और अंडाणु कब बनते पता है आपको, जब पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन निकाल करके वृषण तक पहुंचाएगी, नर के अंदर टेस्टिस तक पहुंचाएगी, तब वहां पर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, और आपके वृषण जो टेस्टिस होती हैं वो क्या करते हैं, है ना भैया, मेल के अंदर स्पर्म बनाते हैं, और फीमेल के अंदर वो ओवरी के अंदर पहुंचते हैं, और उसको प्रेरित करते हैं कि भैया तुम क्या बनाइए, ओवम का फॉर्मेशन कीजिए, ऑर्गेनेसिस कीजिए। तो ये इस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन के लिए प्रेरित, खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है। जैसे वो नहीं होता, आपके ऊपर एक मैनेजर बैठा होता है, कहीं कंपनी में जाते हैं कुछ करते हैं, तो वो कहाँ क्या होता है, वो कहता है ये काम करो वो काम करो, वो खुद नहीं कर रहा है लेकिन करवा रहा है, मैनेज कर रहा है। तो एज इट इज पीयूष ग्रंथि को मास्टर इसलिए कहा गया है कि ये दूसरी ग्रंथियों को कब क्या करना है उसके लिए मॉनिटर करने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, वो उसके लिए प्रेरित करने का काम करती है। अगला आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा आता है, लेक्टोजेनिक हार्मोन। कितने पढ़ लिए थे हमने, चार, चार के बाद नंबर 5, नंबर 5 पर पढ़ते हैं लेक्टोजेनिक हार्मोन। अब ये जो लेक्टोजेनिक हार्मोन होता है ना, इसकी क्या विशेषता होती है, ये क्यों पाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में से LTH कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्टोजेनिक हार्मोन, LTH। ये हार्मोन क्या होता है, जब माता अपने बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सितंबर में साइंस का फिले कहाँ से हो जाएगा बेटा, सितंबर में बायोलॉजी कंप्लीट होगी आपकी अभी 1-2-4 टॉपिक के बाद में।
ठीक है, मैं आपको ये डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके सिलेबस में ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है स्पेशल। ठीक है, इसलिए हम डीप पढ़ रहे हैं। जो जो आपके सिलेबस में है उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस में नहीं है उनको हम कम भी पढ़ लेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को लेकर के चलेंगे। चलिए, अभी एग्जाम डेट का तो कोई अनाउंसमेंट करा कि नहीं? कोई एक बच्चा कह रहा था सर एग्जाम डेट कोई अनाउंसमेंट है कि नहीं एग्जाम डेट का? बताओ एक बार यार। 5 अप्रैल को है सर? अरे बहुत टाइम है यार, आराम से पढ़ो, क्यों जल्दी करते हो फिर? बहुत समय है तो फिर तो और आराम से पढ़ना चाहिए अपने को। ठीक है, बहुत टाइम है अपने पास। है? अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में होता तो समझ में आता। अप्रैल में है यार, चल रहा है आराम से, क्या दिक्कत है? चलने देते हैं धीरे 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 धीरे। 5 अप्रैल को है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, जितना जल्दी करके करेंगे भी क्या। आराम से पढ़ेंगे फिर तो, तल्लीनता से और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, घबराओ मत। 5 अप्रैल है। मैं आपका सिलेबस देखो, अभी हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक ही अपना सिलेबस हो जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने रिवीजन के रहेंगे आपके पास, अपन आराम से पढ़ेंगे तल्लीनता से। अधिकतम खींचेंगे तो भी दिसंबर तक, अपन जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर में ही हो जाएगा वैसे तो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बहुत है मेरे लिए। चलिए, ठीक है, हाँ सब हो जाएगा उसमें, फिजिक्स भी हो जाएगा। फिजिक्स की अधिकतम 20 से 22 क्लास, 20 क्लास के अंदर फिजिक्स हो जाएगा आपका। 25 क्लास के अंदर आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, 20 से 25 क्लास में, तो 25 25 50 2 महीने इसके। और लगभग लगभग आपके यही 20 22 क्लास, 15 20 22 ज़्यादा बोल दी मैंने, 15 क्लास के अंदर आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा। तो यही हो जाएगा अपना, दिसंबर तक ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत टाइम मिलेगा ना बेटा, 4 5 महीने हैं। जनवरी में भी होता है, फरवरी मार्च 2 महीने हैं। वैसे मैं दिसंबर तक ही कंप्लीट कर दूंगा, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने पूरे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आराम से ही पढ़ रहे हैं। लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है? जो महिलाओं ने, जिन्होंने जैसे अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो ये दुग्धजनक हार्मोन कहलाता है। मुख्य कार्य क्या होता है? शिशु के लिए, बच्चे के लिए दुग्ध का स्रावण उत्पन्न करना। तो ये दुग्धजनक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? दुग्धजनक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, बरखा बानो जी, आप हर क्लास को 2 से 3 बार देखो, समय है। आप सोचे कि एक बार में ये नाम देखो, क्या होता है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो ये नाम हमने सुने हुए हैं, ये नाम हमने सुने हुए नहीं है, इसलिए हमको लगता है हमको समझ नहीं आ रहा। समझ में सब आ रहा है। इस नाम को आपको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दोस्त बन जाए, ठीक है, अब कोई दोस्त बन जाए, है ना, या तो बन जाए या बन जाए। ठीक है, मान लीजिए माइकल नाम का दोस्त है, अब माइकल ऐसे वर्ड बोलोगे तो, लेकिन माइकल आपका दोस्त है, माइकल मेरा दोस्त है, एंजेला मेरी दोस्त है। तो आपको इन वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आप इनको क्या करेंगे, इको फ्रेंडली कर पाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा क्या सितंबर में? मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आपकी बायोलॉजी में क्या बचा है। एक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट बचा है, एक है ना वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट बचा है। ठीक है, विटामिन बचे हैं, न्यूट्रिशन बचा है, डिसीज बची है। ये टॉपिक बचे हैं आपके। तो अगला टॉपिक नर्वस सिस्टम होगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, फिर विटामिन पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन, पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर विटामिन पढ़ेंगे, फिर डिसीज पढ़ेंगे। तो ये 3 और 2 5 टॉपिक हैं आपके। नर्वस सिस्टम को पढ़ने में हमें अधिकतम 2 दिन लगेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ने में हमें अधिकतम 2 दिन लगेंगे, विटामिन्स वैसे 1 दिन का है लेकिन हम 2 दिन लेके चलेंगे, न्यूट्रिशन 2 दिन लेके चलेंगे, डिसीज हम 2 दिन लेके चलेंगे। 2 4 6 8 और 10 दिन। ठीक है, अगर अधिकतम आपकी 10 दिन क्लास हुई तो हो सकता है इस सप्ताह में आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम बॉटनी पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर हम बॉटनी पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी वाले पार्ट में आपका जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, देन हम बॉटनी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, हमने आपसे बहुत बात कर ली, इतनी देर में तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते। अब हम बात करते हैं अगले हार्मोन की। ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जिसे एडीएच हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीएच हार्मोन। ठीक है, नंबर 5 के बाद नंबर 6। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन की बात करते हैं, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन की बात करते हैं। ये क्या करता है? ये वाटर बैलेंस बनाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जल संतुलन। तो जल संतुलन बनाता है। कैसे बनाता है जल संतुलन? देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सी बार पानी की कमी हो जाती है। तो ये हार्मोन कहाँ जाता है? किडनी के पास जाता है। मैंने कहा ना दिसंबर तक हो जाएगा। देखो, आप मुझसे रोज भी पूछोगे तो भी मैं उतना ही समय लूंगा, और ज्यादा समय लगेगा। अगर डेली एक भी बच्चा ये पूछने लग जाए सिलेबस कब होगा, तो मैं 5 मिनट उस बच्चे का डेली जवाब दूंगा। तो हर 10 से 12 दिन के अंदर आपकी 1 घंटे की क्लास तो इसी में खत्म हो गई कि मैं आपको रोज बता रहा हूं आपका सिलेबस कब हो गया। आप समझिए, अगर मैं डेली आपसे 5 मिनट इसी विषय पे बात करता हूं कि आपका सिलेबस कब होगा, तो हर 10 दिन के अंदर अगर आपने 10 क्लास ली, तो आपने 10 नहीं ली, आपने सिर्फ 9 ही क्लास ली। क्यों 9 क्लास ली? क्योंकि 5 मिनट तो मुझे डेली यही बताने में चले जाते हैं कि आपका सिलेबस कब होगा। तो आप या तो ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आप हर 10 दिन में, महीने में 3 घंटे बस ये सुनना चाहते हैं कि आपका सिलेबस कब होगा। तो 3 महीनों के अंदर आपके 10 घंटे की क्लास तो यही हो जाएगी। चलिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, लेक्टोजेनिक में बस इतना ही याद रखना है ना भाई, दुग्धजनक हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है। देखो क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, दुग्धजनक हार्मोन मादाओं के अंदर रिलीज होगा, क्योंकि बच्चे को जन्म महिलाएं देती हैं, तो महिलाओं के अंदर रिलीज होता है। शिशु के लिए दुग्ध का स्त्रावण उसी समय होगा, तो भाई दुग्धजनक हार्मोन है, और क्या, सिंपल सी बात है। क्या लिखना है इसमें? वो डिटेल लिखना हो तो अभी वही चीज निकलेगी। जब माता, है ना, अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके कुछ समय बाद पीयूष ग्रंथि अपने अंदर से एक हार्मोन को स्रावित करती है, जिसे लेक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। यह दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। तो ये दुग्ध जनक ही लिख लो ना। दुग्ध जनक का मतलब क्या होता है? जो चीज पैदा करता है उसे जनक कहते हैं या माता कहते हैं। छोटी कम चीजों में, है ना, गागर में सागर भरना सीखो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि भैया ये वाटर बैलेंस करता है, तो इसको आप लिखोगे तो डेढ़ आधे पेज का भी लिख सकते हो। जब मानव शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन का स्त्रावण करती है। उस हार्मोन को एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल करके वक्त तक पहुंचता है। उस किडनी में से जो यूरिन जा रहा है, उसको कहता है कि भैया थम जा, शरीर में पानी की कमी है, तो जल को पुनः अवशोषित करवा लेता है। अरे भाई सीधी सी बात है, जल संतुलन बनाए रखता है। एंटी डाई यूरेटिक, यूरेटिक का मतलब ही यूरिन होता है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। तो भाई एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को बनाए रखता है, जल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसके माध्यम से करता है ये? तो वृक या किडनी या यूरिन या मूत्र जो होता है, मूत्र से जल का पुनः अवशोषण। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी
यानी यूरिन। सेंटेंस की धज्जा उड़ा दी मैंने, पर मैंने सोचा कि अब लिख तो दिया ही है। आप घमंड में बात करते हैं, अरे देवी, मैं साधारण इंसान हूँ। मैं अभी तक ऐसा कोई वर्ड बोला हो जिससे मैं घमंडी लगा हूं, तो मुझे तो पहले इस बात का जवाब दो आप, मुझे भी तो पता चले यार। देखो, मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूँ कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, सोचना आपका अपना पर्सनल नजरिया है। समझना मेरी इस बात को। वो व्यक्ति वैसा ही है, आपने अपनी इस सोच में निर्धारित कैसे कर लिया, जबकि आप उस व्यक्ति से कभी पर्सनली मिले नहीं, उस व्यक्ति को आपने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो हाउ कैन यू से दैट? आप उस व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? चलिए, है ना, तो मुझे फिर ये बता दीजिए कि मुझ में घमंड है, तो आपको ये पता चल गया होगा किस बात का घमंड है, ये बता दीजिए। तो भाई, आपको ये पता चल गया कि मुझ में घमंड है, तो आपको ये भी तो पता चला होगा किस बात का है, क्योंकि मुझ में तो है नहीं। क्योंकि किसान की फैमिली से हूँ, जमीन से उठ के आया हूँ, जमीनी इंसान हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात है। हाँ, चीजें आपको मुंह पर बोल देता हूँ, अगर ये आपको बुरा लगता हो कि इस बात का सर घमंड है आप में, तो आप मान लीजिए। क्योंकि कभी भी कोई आपको आपकी अच्छाई के लिए आपके मुंह पे बोलेगा, वो व्यक्ति आपको हमेशा बुरा ही लगेगा। मेरी इस बात को आप लिख कर नोट कर लो। ठीक है, चलिए, ये इतने ही हार्मोन थे इसके। अगली ग्रंथि जो आती है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ वो कौन सी आती है। अगली ग्रंथि हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बाद में, जो मैंने आपको बताई थी कौन सी भाई। एक हमने पीनियल पढ़ ली थी, ठीक है, अरे ठीक है। दूसरी हाइपोथैलेमस तो हम ब्रेन में ही पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ ली है। यहाँ पर हम थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थायराइड ग्रंथि। ये गले में इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, गजब लोग हैं यार, मतलब सोचने वाली बात है कि व्यक्ति चरित्र का निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, आइएगा। ठीक है, अवटू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। देखो, थायराइड ग्रंथि आपने देखा कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है, श्वास नली में, ट्रेकिया के दोनों और लेरिक्स के नीचे होती है। भाई वहीं पाई जाती है ना। चलिए, बहुत साइड ऑफ ट्रेकिया। श्वास नली के दोनों ओर आपको एक ग्रंथि देखने को मिलेगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ये यहाँ पाई जाती है। ठीक है, आइएगा, हम बात करते हैं। नॉर्मली एक चीज निकल करके आती है कि जो चीज होती है, जैसे मनुष्य के गले में ग्रंथि पाई जा रही है, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब इससे कोई हार्मोन तो निकलता होगा? हाँ, निकलता है। नाम है उसका थायरोक्सिन हार्मोन। क्या हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो, इस थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक लिक्विड भी पाया जाता है। तो सर क्या बात कर रहे हो कि हाँ, इसमें आयोडीन रहता है ना। हम हार्मोन की बात बाद में करेंगे, इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है कि क्यों पाया जाता है, तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को फास्ट करता है। ये कोशिकीय श्वसन को तीव्र करता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको फास्ट करने का काम करता है, तीव्र करता है।
तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट चलने लगे, तेज होने लगे, है ना, ये चीज होती है। ये आयोडीन हमारे गले में जब थायराइड ग्लैंड में होता है, तो ये पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का, गुलाबी कलर का एक तरल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये तरल होता है एक गुलाबी कलर का, इसी के माध्यम से ये चीज आगे बढ़ती है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब आयोडीन की अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो एक रोग होता है, उस रोग को हम बोलते हैं घेंगा रोग। गोइटर, क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है इसमें। तो इसका एक ही इलाज है। भारत सरकार कहती है कि आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। आयोडीन सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि किन लोगों में घेंगा रोग ज्यादा होता है। ठीक है, किन किस मतलब लोगों में। भाई जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं आप मरुस्थल से हैं, आप लोगों में ज्यादा होगा, है ना। कोई समुद्र के आसपास रहने वाले, उनमें ज्यादा होगा, पहाड़ी में ज्यादा होगा, या मैदानी में, किन में ज्यादा होगा, या पठारी लोगों में। तो घेंगा रोग सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? तो दोस्त याद रखना, पहाड़ी लोग में, क्योंकि उनके खाने में आयोडीन कम होता है। और सबसे कम किस में होगा? जो लोग समुद्र तट के पास रह रहे हैं। तो समुद्र के तट के पास क्यों? क्योंकि जो समुद्र के तट के पास लोग रहते हैं ना, वो मुख्य रूप से क्या करते हैं पता है आपको? वो सी फूड खाते हैं। समुद्र से निकला हुआ मछलियां पकड़ी, समुद्री मछलियां, घेंगे, स्नेल, है ना भैया, झींगे, प्रॉन, ये सब चीजें खाते हैं। ये सब चीजें खाते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, समुद्र तट के पास वाले लोग, क्योंकि उसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए उन लोगों में नहीं होता। पहाड़ी लोगों के खाने में ये सर्वाधिक होता है। क्यों होता, मतलब पहाड़ी लोगों में ये रोग सर्वाधिक होता है, उनके खाने में आयोडीन सबसे कम होता है। टॉन्सिल अलग चीज होती है। टॉन्सिल यहाँ पर गले में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। जब आपके शरीर के अंदर आप कुछ इस प्रकार का खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए बुजुर्गों को देखा होगा जो बीड़ी पीते हैं, है ना, इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तब यहाँ की जो नसें होती हैं, ऐसी स्थिति में वो गठान के रूप में बाहर निकलने लगती है, वो टॉन्सिल होता है। आप उसका इलाज करवा कर वापस से उसे अंदर बिठवा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए एज इट इज बन जाती है। तो ये आपने यहाँ पर क्या देखा भैया, इससे निकलने, थायराइड ग्रंथि के बारे में, ये हड्डियों की ग्रोथ करने के लिए जानी जाती है, मतलब कैल्शियम की ग्रोथ करती है। जनन अंग जो होते हैं उनकी सामर्थ्यता को एक्टिव करने के लिए जानी जाती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये किस तरह से काम करती है ना। घेंगा रोग होता है, एक टॉक्सिक ग्वाइटर होता है, इसमें हृदय की गति तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, वो टॉक्सिक ग्वाइटर कहलाता है। ये सिर्फ ग्वाइटर था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर सिंपलेस्ट वे में ध्यान रखनी है। कोई बात पूछे उसका उल्टा, भाई देखो, आपने अगर कोई भी पढ़ने से संबंधित डाउट पूछा, मैं उसका हमेशा सही जवाब दूंगा, है ना। आप, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं। आप इलाज पूछते हो मुझसे, सोचो आप इस बात को समझें कि डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, टीचर टीचर का काम करेगा। तो मैं उस चीज में सीधा जवाब कैसे दे दूं?
भाई मैं सिंपलेस्ट वे कहता हूँ कि आपकी तस्वीर पे हार चढ़ जाएंगे मेरे इलाज से। तो आप जो चीज पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट हो तो पूछो, एकदम क्लियर जवाब देंगे। लेकिन आप वो चीजें पूछते हैं, मुझे पता है आपकी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन हम उन्हें शांत नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, माना कि आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, उसकी फीस होगी। लेकिन दोस्त वही आपको सही सजेशन दे पाएगा, क्योंकि वो उस चीज को महारत हासिल किए है। ठीक है। थायराइड डिसीज में मोटापा बढ़ता है। थायराइड, थायराइड होता है ना, हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है मोटापा। थायराइड होता है, थायराइड एक समस्या होती है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ता है, थायराइड की कमी होती है। होता है थायराइड में, शरीर में मोटापा बढ़ भी सकता है और शरीर कमजोर भी हो सकता है, दोनों होता है। इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, है ना, हिंदी में जड़ वामनता बोलते हैं। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ एकदम। मैं उलझ गया हूं पूरा। हाईलाइट करते करते पता नहीं क्या ही हुआ, मैं उलझ गया भाई। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता ना, ऐसा हो गया एकदम। चलिए कल करेंगे इसको आगे कंप्लीट। थैंक यू सो मच।